साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। साथियों देखिएगा, आज अपन भारत के भूगोल के अंदर चर्चा करने वाले हैं। जनगणना को लेकर के अपन बात करेंगे। जनगणना क्या है, किस टाइप से है, कब होती है, ये तमाम सी चीजें आपका इस सेशन में करने वाले हैं। और जनगणना के साथ साथ अपन एक मुद्दे को और देखने वाले हैं, वो होगा भारत के अंदर आपदा प्रबंधन किस प्रकार से है और आपदाएं कौन कौन सी हैं, आपदाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। आइएगा, मुस्कुराइएगा, अपन प्रारंभ करते हैं भूगोल को पढ़ना। क्योंकि भूगोल है तो मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट है तो भूगोल है ही है। तो चलिएगा अपन चलते हैं। सबसे पहली बात आती है, दो अपने पास शब्द आते हैं, एक आती जनगणना, एक आती जनसंख्या। बड़ी काम की बात है, ये चीजें आपके हर एग्जाम में काम में आने वाली हैं। टेक्निकल टीम जरा आप भी आराम से बैठ जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो आराम से तसल्ली से नोट्स बनाने आपको भी साथ साथ, क्योंकि भारत की जनगणना तो हर एग्जाम में आती है। आप चाहे भले मर्जी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ईओ की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, आप कांस्टेबल की कर रहे हैं, जो मर्जी आप तैयारी कर रहे हैं सब में आएगी। ठीक है, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। नंबर 1 पे बात आती है जनगणना। ध्यान देना मित्रों, दो चीजें, जनगणना और जनसंख्या। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय, जनगणना संघ सूची का। मतलब जनगणना संबंधित कानून वगैरह बनाने का काम केंद्र सरकार का होगा। और बात करें सामान्य रूप से समवर्ती सूची बोले तो जनसंख्या के बारे में अगर कोई चीजें, जैसे जनसंख्या संगठन के अंदर लिंगानुपात आता है, उसके बारे में कोई कानून बनाना है, दोनों सरकारें बना लेगी। लेकिन जनगणना करवाने संबंधित अगर कोई काम है तो वो कौन करेगा? केवल केंद्र करेगा। बात आती है प्राचीन भारत में, चले अपन तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि मौर्य काल में जनगणना हुई थी। उसके बाद में फिर मध्य काल में चले तो मुगल काल में उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में कि जनगणना हुई। लेकिन आधुनिक काल की अपन बात करते हैं तो 1882 के अंदर जनगणना हुई थी। किसके टाइम में? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना होती है। 1881 में संपूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में होती है। पहली बार व्यवस्थित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में होती है 1881 में। 1872 से लेके 2011 तक अगर अपन देखें पूरा सिस्टम चला, और 1872 से लेके 2011 तक ये 15वें क्रम की जनगणना। कौन से क्रम की जनगणना? 15वें क्रम की जनगणना। तो याद रखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रथम बार व्यवस्थित रूप से जनगणना ये होती है 1872 में। कब होती है? 1872 में, सॉरी 1872 में प्रथम होती है। व्यवस्थित रूप से 1881 में होती है। इसके बाद में एक सिस्टम चल गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होगी जनगणना। ऐसा करते करते 15वीं जनगणना कब हुई? 2011 में हुई। बात बनेगी जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है, ये बात आपको याद रख लेनी है। और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है। और जनगणना करवाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम आता है जनगणना आयुक्त। क्या आता है? जनगणना आयुक्त। ये जो जनगणना आयुक्त होता है ना, इस जनगणना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले पहले अगर आपसे जनगणना आयुक्त पूछ ली जाए तो आपका डब्ल्यू प्लोडन। कौन आएंगे? डब्ल्यू प्लोडन। ये भारत के पहले पहले जनगणना आयुक्त हैं। और स्वतंत्र भारत के अगर आपसे पूछे जाए तो WM यीट्स आ जाएंगे। और पहला भारतीय बंदा जो जनगणना आयुक्त था तो R.A. गोपाला स्वामी। कौन था? R.A. गोपाला स्वामी। 2011 के समय की बात करते हैं तो जनगणना आयुक्त कौन थे? कुमार शैलेश थे। 2011 की जनगणना के समय, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपका उत्तर आएगा कुमार शैलेश थे। और 2021-22 के अंदर आते आते जनगणना आयुक्त अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका उत्तर आएगा विवेक जोशी। 2021-22 में जनगणना आयुक्त कौन? तो अपन कहेंगे विवेक जोशी। याद रखिएगा 2011 की जनगणना का नारा दिया गया, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 में नारा क्या दिया गया? तो आपका उत्तर आएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 में नारा क्या दिया गया? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका जो शुभंकर था, जो लोगो था, ये क्या था? ये एक प्रगणक महिला थी। और ये शुभंकर या लोगो तैयार करने का काम पडार बिंदा रथ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पडार बिंदा रथ के द्वारा। एक व्यक्ति केरल के निवासी थे, इनके द्वारा लोगो तैयार करने का काम किया जाता है। याद रखना पहला पहला जनगणना आयुक्त तो कौन था? डब्ल्यू प्लोडन था। स्वतंत्र भारत का कौन था? WM यीट्स था। भारत का कौन था? R.A. गोपाला स्वामी था। 2011 के समय कौन था? कुमार शैलेश था। वर्तमान में पूछे तो विवेक जोशी 2021-22 में। आगे बात आती है 2011 की जनगणना की जो संदर्भ तिथि है। 2011 की संदर्भ तिथि यानी किस तारीख तक के आंकड़े,
किस तारीख तक के आंकड़े अपने पास उपलब्ध हैं? 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि तक के आंकड़े अपने पास उपलब्ध हैं। और इन आंकड़ों को घोषित कब किया जाता है? 31 मार्च 2011 को। संदर्भ तिथि कितनी है? तो आपका उत्तर आएगा 1 मार्च 2011। और घोषित तिथि की बात आती है तो 31 मार्च 2011। संदर्भ तिथि कब है? 1 मार्च 2011। और आपसे पूछा जाए घोषित तिथि तो आप कहेंगे 31 मार्च 2011। जनगणना का कार्य कितने चरणों में संपन्न होता है? तो आप कहेंगे जनगणना का कार्य 2 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है? 2 चरणों में संपन्न होता है। बात आती है पहले चरण की। पहले चरण में भवनों की गणना की जाती है और दूसरे चरण में लोगों की गणना कर ली जाती है। प्रथम चरण में गणना किसकी की जाती है? भवनों की। प्रथम चरण में गणना किसकी? भवनों की। और द्वितीय चरण में जो गणना है वो की जाती है लोगों की। और खर्चा कितना आता है? 18 रुपए 19 पैसे प्रति व्यक्ति। खर्चा कितना आता है? 18 रुपए 19 पैसे प्रति व्यक्ति। विश्व की पहली जनगणना कहां पे संपन्न होती है? स्वीडन में संपन्न होती है। लेकिन आधुनिक प्रकार की जनगणना ये अमेरिका में संपन्न होती है। याद रखिएगा, जनगणना अधिनियम भारत में कब बनता है? 1948 में बनता है। और अनुच्छेद 246 ये कहता है कि भारतीय संसद है ये जनगणना के बारे में कानून बना सकती है। किसके बारे में कानून बना सकती है? जनगणना के बारे में। 1961 में स्वतंत्र रूप से जनगणना विभाग बनाया जाता है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। 2011 में जब जनगणना हुई तो भारत में 28 तो राज्य थे, 640 जिले थे। 2011 की जनगणना के समय भारत में कितने राज्य थे? तो आपका उत्तर आएगा 28 राज्य थे, 640 जिले थे। भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 28 थी। और जिलों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपका उत्तर आएगा 640 थी। कितनी थी? 640। तो ये चीजें आपको क्या करनी, ध्यान देनी और लिखनी है। इसके बाद में जैसे ही आप आगे चलेंगे, हाँ जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। हाँ जी, अब देखिएगा इसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे तो अपने पास आएगा, क्या आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो आबादी है वो कितनी? आपका सीधा सा आएगा 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977। भारत की आबादी कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977। बोले तो 12,108,54,977। सीधे सीधे याद करने, जैसे मैं राजस्थान की आपको याद करूं 685,484,37। कितनी है राजस्थान की जनसंख्या? कितनी? 685,484,37। बोलिएगा जरा, 685,484,37। ये कहां की आबादी है? ये राजस्थान की है। जबकि मैं आपसे पूछ रहा हूं भारत की आबादी कितनी है? तो भारत की कितनी है? 12,108,54,977। बस याद हो गया। भारत की आबादी कितनी है? 12,108,54,977। ये भारत की आबादी। जबकि राजस्थान की कितनी है? 685,484,37, यानी 6,85,48,437 है। भारत की आबादी कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977। बोले तो आप इसको 121 करोड़ भी कह सकते हैं, आप इसको 1.21 अरब भी कह सकते हैं, आप इसको 1210 मिलियन भी कह सकते हैं। नंबर आता है 1 नंबर पे चीन जो विश्व की आबादी का 19.04% रखता है। दूसरे नंबर पे भारत आता है जो 17.5% रखता है। तीसरे नंबर पे बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका आता है जो 4.5% रखता है। और चौथे नंबर पर अपन चर्चा करें तो इंडोनेशिया आता है जो 3.4% रखता है। पांचवें नंबर पे ब्राजील जो 2.7%। आपको यहां इतना याद कर लेना है कि भारत का नंबर विश्व में कौन सा आता है? दूसरा आता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत की बात करें तो वैश्विक दृष्टिकोण में भारत का जो नंबर आता है वो कौन सा है? दूसरा आता है। दूसरे के अंदर कितनी आबादी भारत की? 17.5% आबादी वो भारत की है। इतनी आपको ध्यान में रख लेनी, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि भारत के अंदर अपन ने टोटल आबादी देख ली, चलो ठीक है। टोटल आबादी कितनी है? तो आप कह रहे हैं कि 12,108,54,977 ये भारत की कुल आबादी है। यानी भारत की कुल आबादी कितनी? 12,108,54,977। भारत की कुल आबादी कितनी है? तो आपका उत्तर आएगा 12,108,54,977। ये भारत की कुल आबादी है। बात कर रहे हैं कि पुरुष कितने हैं? तो याद रखिएगा 51 पॉइंट में 48% है। महिला कितनी है? 48 पॉइंट में 52% है। ग्रामीण कितने हैं? तो याद रखिएगा 68.86% है। और शहरी कितने हैं? 31 पॉइंट में 14% है। यानी टोटल जो आबादी है 12,108,54,977। टोटल आबादी कितनी है?
12, 108, 54, 977। अगर इसमें से पूछ लिया जाए पुरुष आबादी कितनी है तो आपका उत्तर आएगा 51 पॉइंट में 48। आपसे पूछा जाए महिला आबादी कितनी है 48 पॉइंट में 52%। ग्रामीण आबादी कितनी है 68 पॉइंट में 86%। शहरी आबादी कितनी है 31 पॉइंट में 14%। शहरी आबादी कितनी 31 पॉइंट में 14%। बात कर रहे हैं अपन ग्रामीण आबादी कितनी 68 पॉइंट में 86%। महिला आबादी 48 पॉइंट में 52% और पुरुष आबादी आपका 51 पॉइंट में 48%। इसके बाद में बात आती है ग्रामीण पुरुष कितने हैं। याद रखिएगा ये कोई ज्यादा खास जरूरी नहीं, खास ये तो एक्स्ट्रा है चीजें जो याद कर सको, बाकी इतनी याद होंगी नहीं, आप सीधा सीधा ये याद कर लो। पुरुष आबादी कितनी है 51.48 है। महिला आबादी कितनी है 48.52 है। ग्रामीण आबादी 68 का उल्टा लिख दो 86 है। बच गया कितना शहरी आबादी 31 पॉइंट में 14 है। राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं आप तो शहरी आबादी 24.90 आती है, ग्रामीण आबादी 75 पॉइंट में 10 आती है। तो वैसे यहाँ पे याद कर लो ग्रामीण आबादी 68.86 है और शहरी आबादी की बात करेंगे तो 31 पॉइंट में 14 है। फिर बात आती है सर्वाधिक नगरीय आबादी कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा महाराष्ट्र में। यानी सर्वाधिक नगरीय आबादी कहां पर है, आपका उत्तर आएगा सबसे ज्यादा जो नगरीय आबादी है वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नगरीय आबादी कहां पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। बात करते हैं न्यूनतम नगरीय आबादी, ये कहां पे, सिक्किम में। सिक्किम के बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है, अरुणाचल आता है। सर्वाधिक नगरीय आबादी ये महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम नगरीय आबादी ये सिक्किम में और अरुणाचल में। सर्वाधिक नगरीय आबादी कहां पे, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम नगरीय आबादी की बात आ रही तो सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। बात आती है राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशतांश नगरीय आबादी का, यानी ऐसा राज्य बताना है। देखना नगरीय आबादी में सर्वाधिक संख्या आबादी है कहां पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन ऐसा राज्य बताना है जिसकी अधिकांश आबादी ही नगरीय है, तो गोवा है, उसकी 62 पॉइंट में 17% आबादी नगरों में निवास करती है। जबकि बात करें सबसे कम नगरीय आबादी वो हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल में सबसे कम नगरीय आबादी है तो आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहां निवास करती है, ऐसा राज्य जिसमें ग्रामीण आबादी का प्रतिशत ज्यादा है, तो आपका उत्तर हिमाचल आ जाएगा। ऐसा राज्य जिसमें शहरी आबादी का प्रतिशत ज्यादा है वो आपका गोवा आ गया। ऐसा राज्य जिसमें शहरी आबादी का कम है तो हिमाचल आ गया। ऐसा राज्य जिसमें ग्रामीण आबादी का कम है तो उसमें गोवा आ जाएगा। गोवा में ग्रामीण आबादी कम है। पूरे भारत में नगरीय आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत अगर पूछा जाए, राज्य नहीं देखे केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली की आबादी में 97.5% आबादी शहरी आबादी ही आती है। अब बात करते हैं ग्रामीण आबादी की सर्वाधिक संख्या कहां पे है जी, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण आबादी की सर्वाधिक संख्या कहां पे, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। और ग्रामीण आबादी की आपसे पूछ ली जाए न्यूनतम संख्या, ये आपका सिक्किम और मिजोरम में। बात आती प्रतिशत के अनुसार, किसके अनुसार, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशतांश ग्रामीण आबादी का ये लगभग 90% हिमाचल में है, और प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत ग्रामीण आबादी का ये आपका कहां पे, गोवा में। क्यों, क्योंकि गोवा में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, और आपका गोवा में शहरी आबादी का सबसे ज्यादा है, शहरी का सबसे कम कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा संख्या के रूप में कहां रहती है, तो आप कहेंगे ग्रामीण आबादी संख्या के रूप में यूपी के अंदर रहती है। जबकि अपन बात करें शहरी जो आबादी है आइए कहां रहती है, महाराष्ट्र में रहती है। ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा कहां रहती है, तो आप कहेंगे यूपी में रहती है। इसके बाद में आगे फिर बात करेंगे तो ग्रामीण आबादी का प्रतिशतांश ज्यादा कहां पे, हिमाचल में है। जबकि शहरी आबादी का प्रतिशतांश कहां था, गोवा में था। ग्रामीण आबादी का न्यूनतम प्रतिशतांश कहां पे है, हाँ जी, अब बात आती है, चलो ठीक है। अब भारत की टोटल आबादी अभी आपने देखी कितनी है, 12, 108, 54, 977। ये भारत की कुल आबादी। भारत की कुल आबादी कितनी, 12, 108, 54, 977। अब सर्वाधिक आबादी वाले राज्य कौन से, भारत की कुल आबादी कितनी है, तो आपने कहा 12, 108, 54, 977। ये भारत की कुल आबादी। भारत की कुल आबादी 12, 108, 54, 977 है। इसमें से सर्वाधिक आबादी बोले तो आबादी में अवरोही क्रम के अनुसार जिले। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। बड़े से छोटे का मतलब क्या समझेंगे आप, कि सर्वाधिक आबादी कहां की है, सबसे कम कहां की है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक आबादी कहां की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल।
यानी याद रखना है सर्वाधिक आबादी में उमा भी पश्चिम बंगाल में आ गई, उमा भी पश्चिम बंगाल में आ गई तो आबादी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उमा भी कहां आ गई, पश्चिम बंगाल में आ गई तो आबादी बढ़ गई। लेकिन याद रखना सिम्मी अरुण से मिलने गोवा चली गई, सिम्मी अरुण से मिलने कहां चलेगी, गोवा। सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम के बाद में मिजोरम के बाद में अरुणाचल के बाद गोवा। जनसंख्या में छोटा सिक्किम है, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, जीएसटी ये क्षेत्रफल में छोटे हैं। जनसंख्या में छोटे की बात करें तो कौन सा आएगा, सिक्किम आएगा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। यहां बात कर रहे हैं सर्वाधिक आबादी वाले राज्य अवरोही क्रम में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। याद रहेंगे इतने। ये न्यूनतम आबादी वाले राज्य हैं। कैसे आबादी वाले, न्यूनतम आबादी वाले राज्य हैं। ये कैसी आबादी वाले, सर्वाधिक आबादी वाले। सर्वाधिक आबादी कहां का है, तो आपका उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। बात करें न्यूनतम आबादी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, यहां पे न्यूनतम आबादी निवास करती है। ठीक है, हाँ जी, कर पाए इतना। इसके बाद देखिएगा बात आती है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको क्या बताना है, देखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो आबादी है ना, वो कहां पे, दिल्ली में है सर। इसमें क्या बताना, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक आबादी कहां निवास करती है तो आपका उत्तर आएगा दिल्ली में। दिल्ली में सबसे ज्यादा निवास करती है तो सबसे कम कहां पे, लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक आबादी दिल्ली में निवास करती है, सबसे कम कहां निवास करती है, लक्षद्वीप में। उसके बाद फिर सुनना, सर्वाधिक दिल्ली में तो दिल्ली के बाद में पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली के बाद में विधानसभा कहां पे, पुडुचेरी में, यहां पे। इसके बाद में याद रखना चंडीगढ़। सबसे कम कहां पे, लक्षद्वीप, दमनद्वीप, दादरा नागर, अंडमान। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं लिखा, जनगणना कब की, 2011 की। जनगणना कब की, 2011 की। उस टाइम जम्मू और लद्दाख नहीं थे, उस टाइम जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था, उस टाइम के आंकड़े यहां उपलब्ध नहीं है। बात करें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आते भौगोलिक कारक की बात आती, यानी जनसंख्या का वितरण कई बार देखते हैं कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो इस जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। नंबर 1 जल की उपलब्धता है, मिट्टी है, जलवायु है, भू आकृति। यानी भौगोलिक जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें कौन कौन से कारक आते हैं, जल की उपलब्धता, मिट्टी, जलवायु, भू आकृति। ये कारक आते हैं जो क्या करते हैं, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जल की उपलब्धता करेगी, जल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद में मिट्टी उपजाऊ होगी, वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे। जलवायु, अनुकूल जलवायु का होना जरूरी है। भू आकृति, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में लोग काफी कम रहते हैं तो भू आकृति भी प्रभावित करती है। आर्थिक कारक की बात करें तो औद्योगिकरण प्रभावित करेगा ही करेगा, नगरीकरण प्रभावित करेगा, खनिजों की उपलब्धता करेगी। बाकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कई प्रकार के कारक हो सकते हैं। अब मुद्दा आता है जनसंख्या की वृद्धि का। जनसंख्या की जो वृद्धि है, इस जनसंख्या की वृद्धि को अपन वृद्धि दर के रूप में निकालते हैं। और वृद्धि दर कितने वर्षों से निकाली जाती है तो याद रखिएगा 10 वर्षों से। 10 वर्षों से निकाली जाती, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि कितने वर्षों से, 10 वर्षों से निकाली जाती, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। कौन सी वृद्धि दर कहते हैं, दशकीय वृद्धि दर। याद रखिएगा, अब जनसंख्या की वृद्धि क्या है, निश्चित 2 समय बिंदुओं के बीच में, किसी भी निश्चित 2 समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, किसी भी 2 निश्चित समय और निश्चित समय के बिंदु, जैसे उदाहरण में लिखा 2001 से 2011 के बीच में, तो किन्हीं भी 2 समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि, वो आपका जनसंख्या वृद्धि है। सूत्र इसका क्या होता है, P2 - P1 बटे में P1 गुणा में 100। गुणा में 100 इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रतिशत में निकालना है।
गुणा में 100 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत में, तो P2 का मतलब है पहले की आबादी नहीं, वर्तमान की आबादी। P2 का मतलब पॉपुलेशन सेकंड, वर्तमान की आबादी। अब वर्तमान की आबादी में से पहले की आबादी घटा दो, बढ़ी हुई संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब संख्या बढ़ी किस पर है? P1 पे बढ़ी है, पहले वाली पे बढ़ी है, तो पूर्व आबादी। गुणा में क्या कर देना? 100। प्राकृतिक वृद्धि की बात आती तो क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर पे निर्भर करती है। प्राकृतिक वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो आपका उत्तर आएगा प्राकृतिक वृद्धि निर्भर करती है जन्म दर और मृत्यु दर पे। प्राकृतिक वृद्धि किस पे निर्भर करती है? जन्म दर पे और मृत्यु दर पे। जबकि वास्तविक वृद्धि की बात कर रहे हैं अपन, यह आपका प्राकृतिक में या तो आप प्रवासी लोगों को क्या कर दो? जोड़ दो, या फिर जो पलायन कर गए उनको घटा दो। ध्यान देना मेरी बात, मैंने क्या कहा? प्राकृतिक वृद्धि में क्या होगा? यानी जन्म दर मृत्यु दर, कितने लोग जन्म गए, कितने लोग मर गए, इससे निकल जाएगी प्राकृतिक वृद्धि। वास्तविक में क्या होगा? प्राकृतिक वृद्धि तो है ही है, इसके अंदर कितने लोग तो आपके पास आ गए हैं, कितने लोग तो आपके पास यहां आ गए दूसरी जगह से, और कितने लोग यहां से चले गए। इन दोनों का संतुलन स्थापित करने के बाद आप क्या करेंगे? वास्तविक वृद्धि निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां कहा कि यहां पहले 100 लोग थे। कितने लोग थे? 100 लोग थे। अब नए जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 8 है। मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे मृत्यु होगी 9 लोगों की। तो यहां पे पहले जन्म लिया 8 ने, मर गए 9। जन्म लेने वाले 8 थे, मर गए 9, तो यहां पर तो ऋणात्मक चलेगी 99। लेकिन यहां पर आने वाले लोग कितने हैं? आने वाले लोग कितने हैं? 10 हैं। आने वाले लोग कितने हैं? 10 हैं। और यहां से जाने वाले जो लोग हैं, बोले यहां से जिन्होंने पलायन किए, वो कितने? 5 हैं। तो वास्तविक जो है यहां पर 4 अंकों की क्या होगी? वृद्धि होगी। आने वाले कितने थे? 10 थे, तो 99 में 10 जोड़ते कितने हो गए? 109 हो गए। जाने वाले 5 है तो 104 हो गए। ये वास्तविक वृद्धि आ गई। प्राकृतिक वृद्धि कितनी है? 99, लेकिन वास्तविक वृद्धि यहां पर कितनी आ गई? 104 आ गई। समझ गए बात? जन्म दर मृत्यु दर से निकाली जाएगी तो वो होगी प्राकृतिक। वास्तविक का मतलब यहां प्रवास को भी देखना पड़ेगा, प्रवास में अप्रवास को भी, उत्प्रवास को भी। उत्प्रवास का मतलब होता है यहां से जाना, अप्रवास का मतलब होता है आना, उत्प्रवास का मतलब यहां से पलायन कर जाना। अब बात आती है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में अब अपन ने जब इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो बिल्कुल एक एक चीज आपको रट्टा मरवाई थी ना। यहां पे आपको केवल अब पूरी चीज के ऊपर गौर नहीं करना, जितनी आपके याद है बहुत अच्छी बात है। मैं जहां जहां की पॉइंट बता रहा हूं उनको तो अच्छे ढंग से माइंड में सेट कर लेना। पूरी लाइन को नहीं याद करना है, पूरी लाइन को अब याद नहीं करना है। अब तो केवल आपको इतना देखना है कि न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा? 11 से लेकर 21 तक का रहा। न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक कौन रहा? 11 से लेकर 21 तक का रहा। ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि इस समय त्रिकाल पड़ता है, अन्न जल चारे की कमी हो जाती है, महामारियां फैल जाती हैं, और इन सब की वजह से वृद्धि दर जो है ये ऋणात्मक हो जाती है। आज तक के इतिहास में सबसे कम ऋणात्मक, सबसे ऋणात्मक जो वृद्धि दर रही, सबसे कम वृद्धि दर रही वो ये रही। इसलिए इसको जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। अगर बात की जाए जनसंख्या विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921 को कहते हैं। गौर करना मेरी बात की, यहां पे ज्यादा रही तो सबसे कम कहां पे? सबसे कम यहां रही तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला 1961 से लेकर 71। मैं यहां आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं कि यहां 61 से लेकर 71 ये भारत की है। राजस्थान में पढ़ना तो याद रखना 71 से लेकर 81। राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक 71 से लेकर 81, और भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा 61 से लेकर 71। भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला कौन सा है? 61 से लेकर 71 है। और राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, राजस्थान में कहां की बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान के अंदर आपको ध्यान रख लेनी है एक छोटी सी बात। क्या बात? राजस्थान में 71 से 81, बस इतनी। अब जरा गौर करना, ये वाला जो काल रहा 51 से लेकर के 81 तक का काल, इसे कहते हैं विस्फोटक वृद्धि का काल। इसे क्या कहते हैं? विस्फोटक वृद्धि का काल कहते हैं। और 1901 की तुलना में अगर वर्तमान में अपन बात करते हैं तो 6 गुना आबादी बढ़ गई। कितने गुना? तो आप कहेंगे 6 गुना आबादी बढ़ी है 1901 की तुलना में। अब की अगर बात करेंगे अपन, आगे बात आती है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न काल देखे जा सकते हैं। कौन कौन से काल देखे जा सकते हैं? गौर करना। नंबर 1 बात, स्थिर या रुद्ध प्रावस्था का काल। स्थिर या रुद्ध प्रावस्था का काल 1901 से लेके और 21 तक का रहा। कब से लेके कब तक का रहा? तो आप करेंगे 1901 से लेकर के 21 तक का रहा। बात करते हैं इसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों में अधिकता थी। जन्म दर भी ज्यादा थी, मृत्यु दर भी ज्यादा थी, इसलिए लगभग स्थिर जनसंख्या रही। आगे आता है नियमित वृद्धि का काल 21 से लेकर के 51 तक। इसमें जन्म दर तो ज्यादा थी लेकिन मृत्यु दर में कमी थी। यानी इसके अंदर क्या था? जन्म दर तो ज्यादा थी लेकिन मृत्यु दर में क्या थी? कमी थी।
अब मृत्युदर में कमी थी तो थोड़ी बहुत जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके बाद में विशेष बात आती है 1951 से लेकर 81 तक के काल में, ये यहां पर ग्रुप बना दिए गए। आप कहेंगे अभी तो आप 61 से 71 बता रहे थे, वो तो एक दशक बताया था आपको। यहां ग्रुपिंग में अगर देखा जाएगा तो विस्फोटक वृद्धि का काल 51 से लेकर के 81 तक का है। इसे आप कहेंगे मृत्यु दर में तीव्र गिरावट का आना। मृत्यु दर में किसका आना? तीव्र गिरावट का आना। और आर्थिक सुरक्षा की स्थिति है यहां पर पैदा हो गई, लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिली, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आई और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है इनका विस्तार हुआ और उनका परिणाम यह निकला कि जनसंख्या है वो बड़ी विस्फोटक अंदाज के अंदर बढ़ती। जब जनसंख्या बढ़ती कब से लेकर कब तक? 51 से लेकर के 1981 तक। कब से लेकर कब तक बढ़ी जनसंख्या? तो याद रखिएगा 1921 से लेकर और 1981 तक, सॉरी 21 का नाम है, 51 से लेकर 81 तक जनसंख्या विस्फोटक रूप में बढ़ती है और इसे कहा जाता है विस्फोटक वृद्धि का काल। बात आती है इसके बाद में घटती दर से वृद्धि का काल, यानी जनसंख्या घटती दर से कब बढ़ी? 1981 के बाद में बढ़ती। और यहां 1981 से लेकर वर्तमान तक का काल बढ़ तो रही है जनसंख्या, लेकिन वृद्धि दर लगातार क्या हो रही? कम हो रही है। ये क्यों कम हो रही है? पहली बात तो विवाह की आयु में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। और जब विवाह की आयु में संशोधन किया गया उसका परिणाम यह देखने को मिला कि धीरे धीरे जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कंट्रोल में आ गई और स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया गया। जब स्त्री की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा तो अपने आप ही जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कम आ जाएगी। अब बात आती है, ये क्या हुआ? वापस से सेम ही चीज कैसे आई? हाँ, यहां देखना। अब बात आई अपने पास ये आंकड़े हैं, अब सर याद करने हैं क्या? देखो अब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो याद रखिएगा इस पूरी की पूरी सारणी में ये जो आप देख पा रहे हैं जन्म दर पहले बहुत ज्यादा होती थी। यहां पर प्रति हजार पे 49 पॉइंट में 8 है, वहां 42 पॉइंट में 6। बात करते हैं उसके बाद में 1900 आपका 11 से लेके 21 तक यहाँ 48.1 रही, यहाँ 47.2 रही मृत्यु दर। मृत्यु दर सबसे ज्यादा रही यहाँ पे। उसके बाद जन्म दर लगातार क्या होगी? 49 से 48 आई, फिर 46 आई, फिर 45 आई, फिर 39 आई, फिर 41 आई, फिर 41 आई, फिर 37, फिर 29, फिर 25, फिर 21। यानी जन्म दर लगातार डाउन आ रही है। डाउन आने को लगातार मृत्यु दर भी आ रही है। मृत्यु दर भी लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। जन्म दर भी लगातार कम हो रही है, मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है। 2001 से लेके 11 में जन्म दर कितनी थी? 21 पॉइंट में 8 और मृत्यु दर कितनी थी? 7 पॉइंट में 1। ये जन्म दर मृत्यु दर के आंकड़े हैं। लेकिन आपसे पूछी जाए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर, ध्यान देना ये भारत की है। राजस्थान की पूछी जाएगी 21 पॉइंट में 31 आएगी। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो आप कहेंगे 21 पॉइंट में 31 है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21 पॉइंट में 31 है। और यहां पे बात आ रही है कि भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17 पॉइंट में 64 है। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17 पॉइंट में 64। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी? 17 पॉइंट में 64 है। ये याद रख लेना। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर ये 12 पॉइंट में 3 है और शहरी दशकीय वृद्धि दर ये 31 पॉइंट में 8 है। बात करते हैं महिला दशकीय वृद्धि दर, यह 18.3 है और पुरुष दशकीय वृद्धि दर यह 17.1 है। अब कथन बनेंगे, यहां से आंकड़ा नहीं आएगा, यहां से कथन बन सकते हैं। तो याद रखना भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64 है। तो सर 17.50 क्या था? यह वैश्विक आबादी के अंदर भारत की आबादी का प्रतिशत। वैश्विक आबादी में भारत की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा वैश्विक आबादी में भारत की आबादी का जो प्रतिशत है ये आपका कितना आता है? तो आप कहेंगे 17 पॉइंट में 64 आता है। वैश्विक आबादी में भारत की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो आपका उत्तर आएगा वैश्विक आबादी में भारत की आबादी का प्रतिशत 17.50 आता है। और 17.64 क्या है? ये भारत की दशकीय वृद्धि दर है। ग्रामीण कितनी है? 12.3 है। शहरी कितनी है? 31 पॉइंट में 8 है। याद रहेगा इतना? ठीक है। इसके बाद देखिएगा
अब देखिएगा आपसे पूछा जाए कि भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है, इस दशकीय वृद्धि दर में आपसे सीधा सीधा सा सवाल कर लिया जाए कि भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। चलो ठीक है, लेकिन 17.64% में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहां पे, सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? मेघालय में होती है। तो याद कर लेना, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहां पे? मेघालय में। सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? मेघालय में होती है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहां पे? मेघालय में। कितनी है? 27.9% है। कितनी है? 27.9%। बात आती अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में 26% है। बिहार की बात आती तो बिहार में 25.4% है। जम्मू कश्मीर की बात आती तो 23.6% है। याद रखिएगा, मेघालय में 27.9% है। अरुणाचल प्रदेश की बात आते हैं तो 26.0% है। बिहार की बात आती तो 25.4% है। जम्मू कश्मीर की बात आती तो 23.6% है। सबसे ज्यादा कहां की? मेघालय की। मैं अरुण की बीवी से जम्मू में मिला, याद कर लो, मैं अरुण की बीवी से कहां मिला? जम्मू में मिला। और जम्मू में मिला तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। मैं अरुण की बीवी से कहां मिला? जम्मू में मिला। मेघालय, अरुणाचल, बिहार और जम्मू। याद रखना, सबसे कम वृद्धि दर कहां की है? ना करे गोड़ किसी को अंधा, ना करे गोड़ किसी को अंधा, ऋणात्मक वृद्धि दर है। नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, सबसे कम वृद्धि दर कहां की है? नागालैंड की। सबसे कम वृद्धि दर कहां की है? नागालैंड की। नागालैंड की वृद्धि दर ऋणात्मक है। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी वृद्धि दर क्या है? ऋणात्मक है। वो कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा नागालैंड। यानी भारत का ऐसा राज्य जिसकी वृद्धि दर क्या है? तो आप कहेंगे ऋणात्मक है। वो राज्य कौन सा है? वो आपका नागालैंड है। नागालैंड की वृद्धि दर कैसी है? ऋणात्मक है। इसके बाद में सर्वाधिक वृद्धि दर कहां की है? तो आपका उत्तर आएगा मेघालय की। सर्वाधिक वृद्धि दर कहां की? मेघालय की। सबसे कम वृद्धि दर कहां की है? नागालैंड की। नागालैंड ऋणात्मक वृद्धि दर वाला है, जबकि बात करते हैं मेघालय। सर्वाधिक वृद्धि दर कहां की है? तो आप कहेंगे मेघालय की। याद रहेगा, दशकीय वृद्धि दर 17.64 है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय की है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो नागालैंड की। दो चीजें आपको याद रख लेनी, ठीक है। चलें आगे। हाँ, ये चीजें एक बार यहाँ पे एक एक मिनट आप रुकते रुकते चलेंगे, है ना, याद करते हुए चलेंगे इनको अच्छे ढंग से, तब जाके अपनी बात बनेगी। हाँ जी। ध्यान दे लो, सर्वाधिक कहां पे है, सबसे कम कहां पे? सबसे ज्यादा मेघालय में, सबसे कम नागालैंड में। नागालैंड में कैसी है? तो याद रखेंगे ऋणात्मक है। नागालैंड में कैसी है? नागालैंड के अंदर ऋणात्मक है, ये विशेष बात याद रखना। और भारत के अंदर दशकों में पूछा जाए, भारत में पूछ ले दशकों में, तो ऋणात्मक कहां पे? तो याद रखिएगा, भारत के अंदर अगर दशकों में पूछा जाए तो ऋणात्मक 1911 से 21 के अंदर आती है। 1911 से 21 के अंदर ऋणात्मक आती है, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात आती है कि अपन ने दशकीय वृद्धि दर देखी, बिल्कुल देखी सर। दशकीय वृद्धि दर के बाद में अपन बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर आपसे दशकीय वृद्धि दर पूछ ली जाए तो याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेशों में दशकीय वृद्धि दर दादरा नगर हवेली की है। केंद्र शासित प्रदेशों में दशकीय वृद्धि दर दादरा नगर हवेली की है। केंद्र शासित प्रदेशों में दशकीय वृद्धि दर कहां की सबसे ज्यादा है? दादरा नगर हवेली की है। और दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, यहां पर दशकीय वृद्धि दर ज्यादा होने का कारण क्या है? क्यों यहां पर ज्यादा है? भाई यहाँ पे ज्यादा तो है, लेकिन ज्यादा होने का कारण क्या? तो प्रवास है। यहाँ पर लोग आते हैं मजदूरी करने के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा है ना। तो दशकीय वृद्धि दर दादरा नगर हवेली की, दमन और द्वीप की ज्यादा है। ये यहाँ पर कोई प्राकृतिक नहीं है। यहाँ प्राकृतिक के बाद में अपन जब उत्प्रवास आप्रवास की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लोग आते बहुत हैं, इसलिए यहाँ की वृद्धि दर ज्यादा है। इसके बाद में बात करते हैं सबसे कम लक्षद्वीप की। अब जरा कुछ फैक्ट हैं, इनके ऊपर गौर करना। भारत की वृद्धि दर के बराबर, ध्यान देना क्या कहा जा रहा है, भारत की वृद्धि दर के बराबर वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत की वृद्धि दर के बराबर वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो असम है। भारत की वृद्धि दर के बराबर, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, भारत की वृद्धि दर के बराबर वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो असम है। इसके बाद में बात आ रही भारत के 14 राज्यों की। कितने राज्यों की? भारत के 14 राज्यों की जो दशकीय वृद्धि दर है, अब वो क्या है? वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत कितना है? तो आप कहेंगे 17.64 है।
राष्ट्रीय औसत कितना अपना 17.64 है ना, 17.64 से ज्यादा है। कितने राज्यों की? 14 राज्यों की। यानी भारत के 14 राज्यों की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.64 से ज्यादा है। भारत के 14 राज्यों की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 17.64 से ज्यादा है। भारत की वृद्धि दर के बराबर कौन से राज्य की? लगभग असम की। और भारत में ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर, ध्यान देना, ग्रामीण में भी ज्यादा मेघालय में, सामान्य में भी ज्यादा कहां पे? मेघालय। सामान्य में कम कहां पे? सामान्य में वृद्धि दर कम ये नागालैंड में, और ग्रामीण में वृद्धि दर कम कहां पे? केरल में। शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर, शहरी तो सिक्किम में है, शहरी में वृद्धि सिक्किम में है, शहरी में वृद्धि सिक्किम में है, शहरी में वृद्धि सिक्किम में है। शहरी आबादी का प्रतिशत गोवा में ज्यादा था, ग्रामीण आबादी का प्रतिशत हिमाचल में ज्यादा था। शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर ज्यादा कहां पे? तो याद रखिएगा, शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर ये आपका सिक्किम में ज्यादा है। न्यूनतम कहां पे? हिमाचल में। न्यूनतम कहां पे? हिमाचल। इसके बाद आगे बात लेंगे, दशकीय वृद्धि दर भारत की कितनी है? 17.64 है। दशकीय वृद्धि दर भारत की कितनी? तो आप कहेंगे 17.64 है। जबकि ग्रामीण वृद्धि दर कितनी है? 1.64। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो आपका उत्तर आएगा 17.64 है। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64 है। अब जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा क्यों है? आखिर क्या वजह? भाई जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह क्या? ध्यान देना, जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, इसका एक ही कारण, जन्म दर का क्या होना? उच्च होना, और मृत्यु दर का क्या होना? न्यून होना। जन्म दर का क्या होना? उच्च होना, और मृत्यु दर का क्या होना? न्यून होना। यह विशेष कारण है। अगली बात, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार। किसका विस्तार? चिकित्सा सेवाओं का विस्तार। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। वार्षिक कितनी है? 1.64%। चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, कौन सी सेवाओं के विस्तार की बात आ रही है? चिकित्सा सेवाओं का। यह विस्तार हो गया तो अपने आप ही कम है। अशिक्षा और अज्ञानता, शिक्षा अज्ञानता भी कारण, गरीबी बेरोजगारी भी कारण है जनसंख्या वृद्धि का, छोटी उम्र में विवाह कर देना भी कारण है, परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति ग्रामीण लोगों की विशेषकर उदासीनता का होना भी कारण है, दंपति सुरक्षा दर का नीचा होना यह भी कारण है। दंपति सुरक्षा दर का मतलब है कि कौन दंपति हैं जो परिवार नियोजन को अपनाते हैं, तो उसका नीचा होना। भाग्यवादिता है, रूढ़िवादिता, लड़के की चाह, यह भी कारण है। रहन सहन का निम्न स्तर, रहन सहन का जितना उच्च स्तर होगा वहां पर आबादी उतनी क्या होगी? तो आप कहेंगे वहां पर कम होगी। रहन सहन का निम्न स्तर है तो वहां पर आबादी क्या होगी? ज्यादा होगी। अपन देखते हैं कई बार की सड़क के किनारे फुटपाथ पे रहने वाले, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, वहां पर उन दंपतियों के बच्चे ज्यादा होते हैं। तो रहन सहन का निम्न स्तर ये भी क्या करता है? जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद में फिर बात आती है कि चलो ये तो वृद्धि दर के कारण हो गए, भारत का जनघनत्व कितना है? पहली बात, जनघनत्व क्या है? तो आप कहेंगे जनघनत्व है कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल के साथ। जनघनत्व क्या है? कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल के साथ जो संबंध व्यक्त करता है वो क्या है? वो जनघनत्व। अगली बात याद रखिएगा, भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1971 के अंदर 177 था, 1981 की बात आई तो 216, 1991 की बात आई तो 274। ये याद नहीं करने, केवल ट्रेंड के लिए। 2001 वाला याद कर लीजिएगा 325, और 2011 में जनघनत्व कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2011। 1971 में 177 याद रखिएगा, 1981 में 216 याद रखिएगा, 1991 में 274, 2001 में 325, 2011 में 382। आगे फिर बात आई अपनी कि भारत का जनघनत्व 382, चलो ठीक बात है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बिहार में। भारत का सर्वाधिक जनघनत्व कहां पे? बिहार के अंदर है। कितना सर? 1106। बिहार में 1106 है। पश्चिम बंगाल में 1028 है। बोले तो 1000 से ज्यादा कितने? 2। 1000 से ज्यादा कितने? 2 याद रखिएगा। सर्वाधिक कहां पे? बिहार में 1106 है। सबसे कम कहां पे? अरुणाचल में 17। याद रखना, 1000 से ज्यादा जनघनत्व वाले कितने? तो आपका उत्तर आएगा 2 है। 1000 से ज्यादा, कितने से ज्यादा?
1000 से अधिक जन घनत्व वाले कितने हैं? तो आपका उत्तर आएगा 1000 से अधिक जन घनत्व वाले 2 हैं, जबकि बात करें 100 से कम जन घनत्व वाले 3 हैं। याद कैसे करेंगे? अरुणाचल है, मिजोरम है, सिक्किम है। अरुणाचल का 17 है, 17 51 होता है, अपन 52 करेंगे मिजोरम का। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, अपन क्या कर देंगे 52। कहां का कर देंगे 52? मिजोरम का। इसके बाद 17 पंजे 85 होता है, अपन 86 कर देंगे। कहां का? सिक्किम का। ये तीनों के तीनों 100 से कम है। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनका जन घनत्व 100 से कम है? 3 है। राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जिनका घनत्व 100 से कम है? तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान के जिले भी हैं। राजस्थान के भी 3 जिले हैं जिनका जन घनत्व 100 से कम आता है। आगे बात आती है नागालैंड का 119 आ गया। केंद्र शासित प्रदेशों में 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका जन घनत्व 2000 से ज्यादा है। जैसे कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं 11320 है, एनसीईआरटी में 11297 दे रखा है। चंडीगढ़ की बात करें तो 9258 है, पांडिचेरी 2598, दमन द्वीप का 2191, लक्षद्वीप का 2003। आप केवल इतनी बात याद रखिएगा, कोई बात नहीं, याद रखिएगा यहां पे केंद्र शासित प्रदेशों में 5 का जन घनत्व है, ये आपका 2000 से ज्यादा है। तो 2000 से ज्यादा होने का मतलब आप क्या समझेंगे? आप एक ही बात समझेंगे कि 5 केंद्र शासित, सारों की याद करने की जरूरत नहीं, 5 केंद्र शासित प्रदेश इतने हैं जिनका जन घनत्व 2000 से क्या है? ज्यादा है। 5 कौन कौन से? दादरा नगर हवेली को छोड़ देना, अंडमान निकोबार तो वैसे आप छोड़ दोगे। अंडमान निकोबार का जन घनत्व क्या है? 100 से कम है। तो 100 से कम जन घनत्व वाले राज्य ओब्लिक लगा हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, तो वहां 4 हो जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ रहे हैं। राज्य 100 से कम कितने? 3 है। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो 4 ऐसे हैं जिनकी जन घनत्व क्या हो जाएगा? 100 से कम हो जाएगा। याद रखेंगे आप इतना, ठीक है। इसके बाद में फिर बात आती है क्या? तो अपन कहेंगे इसके बाद में बात आती है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है? तो याद रखिएगा प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर, इस पर प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं का जो अनुपात निकाला जाता है, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं का जो अनुपात निकाला जाता है, उस अनुपात को आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं का जो अनुपात निकाला जाता है, उस अनुपात को आप क्या कहते हैं? उसे आप लिंगानुपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंगानुपात। बात आती कैसे निकाला जाएगा? महिलाओं की संख्या किधर होगी, पुरुषों की संख्या किधर होगी? तो याद रख लेना, विशेष बात है, महिलाओं की संख्या ऊपर, पुरुषों की संख्या नीचे, और गुणा में 1000, गुणा में 1000, ये लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला है। तो आपको याद रख लेना है, महिलाओं की संख्या बटे के अंदर पुरुषों की संख्या गुणा में 1000, इससे क्या निकल जाएगा? आपका लिंगानुपात निकल जाएगा। लिंगानुपात निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला आप क्या याद रखेंगे? महिलाओं की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या और गुणा के अंदर आपका जो 1000 है। अब बात आती है 2011 में लिंगानुपात कितना है? 943 है। 2001 में कितना था? तो याद रखिएगा हाँ जी, लिख पाए? दो हजार एक में कितना? 933। 2011 में कितना? 943। बढ़ा कितना? बढ़ा 10 अंकों की वृद्धि। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का? केरल का 1084। 1000 से ज्यादा केवल एक ही राज्य का, केरल का 1084। ध्यान देना, केरल का सबसे ज्यादा है
केरल के बाद में बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु का उसके बाद में आता है, आंध्र प्रदेश का उसके बाद में, इसका 1084 आता है, इसका 996 आता है, इसका 993 आता है। ये तीनों श्रृंखला याद कर लेना। सबसे कम कहां का है? हरियाणा का सबसे कम आता है 879, जम्मू का फिर 889, जम्मू का 889, तो सिक्किम का पूरा पूरा कर दो 890। पंजाब में तो पंचे का आंकड़ा आएगा ही आएगा, तो 895, पंजाब का 895, 879 से शुरुआत करनी है हरियाणा। हरियाणा के बाद जम्मू का 889 है, सिक्किम का 890 है और यहाँ का 895 है। बात आती है लिंगानुपात सर्वाधिक कहां का? केरल का 1084। केरल के बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं तमिलनाडु 996, इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश 993, चौथे नंबर पे बात करते हैं मणिपुर 992। ये चीजें आपको क्या करनी है? याद रख लेंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट बात आती है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है, कितना सर्वाधिक जनघनत्व की बात कर रहे हैं, कहां पे? केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी में। और जनघनत्व का नाम है लिंगानुपात, सॉरी, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो पांडिचेरी में कितना? 1037। कितना? 1037 है सर्वाधिक लिंगानुपात पांडिचेरी में 1037 है। तो प्रश्न बनेगा, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, तो आपका उत्तर आएगा पांडिचेरी, इसका सबसे ज्यादा है। राज्यों में 1000 से ज्यादा एक ही राज्य का, केरल का, कितना? 1084। कितना? 1084। ये तो सामान्य लिंगानुपात की अपन ने चर्चा कर ली। लेकिन अगर बात की जाए कि 0 से 6 आयु वर्ष में अगर अपन चर्चा करें, याद रखना बड़ी काम की चीज है, 0 से 6 आयु वर्ष की बात कर रहे हैं, बोले तो बाल जनसंख्या की अपन बात कर रहे हैं। देश की कुल आबादी में इस बाल आबादी का प्रतिशत कितना है? 13.59%। यानी टोटल देश के अंदर जितने भी आबादी है, इसमें से बाल आबादी का प्रतिशत कितना है? तो आपका उत्तर आएगा 13.59%। कितना है? 13.59% है। आगे फिर बात आती है सर्वाधिक शिशु की संख्या कहां पे है? याद रखना, सर्वाधिक जो शिशु की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में आती है। सर्वाधिक शिशु संख्या कहां पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद महाराष्ट्र में। सर्वाधिक शिशु संख्या कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद कहां पे? महाराष्ट्र में। बात करते हैं शिशु संख्या का सर्वाधिक जो प्रतिशत आता है, शिशु संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ये कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा मेघालय में और बिहार में। शिशुओं की बोले तो 0 से 6 आयु वर्ग में बालक बालिकाओं की संख्या ज्यादा कहां पे? यूपी में, क्योंकि यूपी में आबादी ज्यादा है। लेकिन इसका प्रतिशत ज्यादा कहां पे? मेघालय में। क्यों? आप जानते हैं वर्दी दर ज्यादा रही थी वहां। आगे शिशु या बाल लिंगानुपात ये कितना है? 919 है। बात करें सामान्य लिंगानुपात 943 है, शिशु लिंगानुपात 919 है, शहरी लिंगानुपात 929 है, ग्रामीण लिंगानुपात 949 है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना? 949। कहां का? इंडिया का, राजस्थान का नहीं। राजस्थान का तो ग्रामीण 933 है, शहरी वाला 914 है। बाल लिंगानुपात राजस्थान का 888 है। तो ये अलग अलग आंकड़े, कहीं कंफ्यूज मत कर जाना। शिशु संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पे? मेघालय में। शिशु या बाल लिंगानुपात कितना? 919 है। इसके बाद बात आती है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, शिशु संख्या का प्रतिशत नहीं पूछा, लिंगानुपात अरुणाचल में ज्यादा है। सबसे कम कहां पे? हरियाणा में। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, अंडमान निकोबार में ज्यादा है और कम कहां पे? दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेशों में ज्यादा कहां पे? अंडमान निकोबार में, कम कहां पे? दिल्ली में। शिशु लिंगानुपात। आगे बात आती है ग्रामीण लिंगानुपात की, तो याद कर लेना, ग्रामीण लिंगानुपात अभी आपको बताया 949 है। ध्यान देना, राजस्थान का सामान्य लिंगानुपात कितना है? सामान्य 943 है। ग्रामीण कितना है? 949 है। शहरी कितना है? 929 है। बाल लिंगानुपात कितना है? 919 है। बाल लिंगानुपात 919। याद रखिएगा, काम काम की बातें। सर्वाधिक कहां पे? केरल में आता है। केरल में कितना है? तो आप कहेंगे 1078 है। न्यूनतम हरियाणा में आता है 880। शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा आता है केरल में 1091। न्यूनतम जम्मू में आता है 840। ये आगे वाले आंकड़े नहीं भी याद करोगे तो सीधा याद कर लेना, ग्रामीण भी केरल का 1000 से ज्यादा है, शहरी भी केरल का 1000 से ज्यादा है, सामान्य लिंगानुपात भी केरल का 1000 से ज्यादा है। तीनों कैटेगरियों में केरल ही आगे, छोड़ करके बाल लिंगानुपात में, छोड़ करके बाल लिंगानुपात। आगे बात आती है साक्षरता की, तो साक्षरता में याद रखिएगा आधार वर्ष कितना आता है? 7 वर्ष। साक्षरता का आधार वर्ष है कितने वर्ष? तो आपका उत्तर आएगा 7 वर्ष। साक्षरता का आधार वर्ष कितने वर्ष है? 7 वर्ष। अब बात आती है 7 वर्ष में 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक साक्षर कितने हैं? 7 वर्ष से अधिक की टोटल आबादी कितनी है? गुणा में कर दो 100, हो गया काम। 7 वर्ष से अधिक साक्षर कितने हैं और 7 वर्ष से अधिक की आबादी कितनी है और गुणा में 100।
याद रखिएगा 1981 से पहले साक्षरता का आधार वर्ष कितना हुआ करता था, 5 वर्ष हुआ करता था। यानी 5 वर्ष से कम की जो आयु के बालक बालिकाएं उनको साक्षरता दर में शामिल ही नहीं किया जाता था। उसके बाद आधार वर्ष कितना कर दिया, तो याद रखेंगे 7 वर्ष किया। अब बात आती है 1901 में। 1901 के अंदर कुल साक्षरता है ये कितनी हुआ करती थी, 5.35 हुआ करती थी। पुरुष साक्षरता 9.83 हुआ करती थी। महिला साक्षरता 0.60 हुआ करती थी। जो आज बढ़कर बोले तो 2011 तक आते आते कुल साक्षरता 74.04 हो गई है। पुरुष साक्षरता 82.14 हो गई है और महिला साक्षरता 65 पॉइंट में 64 नहीं है, 65 पॉइंट में 46 है। 64 का उल्टा है, महिला साक्षरता 65 पॉइंट में 64 नहीं है, 65 पॉइंट में 46 है। ये कुल साक्षरता होगी, पुरुष होगी, महिला होगी। ग्रामीण साक्षरता है ये आपका 67 पॉइंट में 8 है। शहरी साक्षरता कितनी है, 84% है। ये ना भी याद करोगे चलेगा, ये तीनों याद होनी चाहिए। कुल साक्षरता कितनी है, 74.04 है। ग्रामीण कितनी है, 82.14 है। शहरी साक्षरता कितनी है, 65 पॉइंट में 64 नहीं है, 65 पॉइंट में 46 है। अब बात आती है इसके बाद में साक्षरता। साक्षरता सबसे ज्यादा है कहां पे जी, तो ध्यान रखना साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पे, केरल में। यानी सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। आपको याद क्या करना है कि साक्षरता, शिक्षा के मजे, किसके मजे, शिक्षा के मजे गोवा और त्रिपुरा वाले ले रहे हैं। शिक्षा के मजे कौन ले रहे हैं, तो आप याद करोगे शिक्षा के मजे तो गोवा और त्रिपुरा वाले ले रहे हैं। शिक्षा के मजे कौन ले रहे हैं, तो आप करोगे शिक्षा के मजे तो सर गोवा और त्रिपुरा वाले ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं, गोवा और त्रिपुरा वाले। बोलने का मतलब शिक्षा के मजे, शिक्षा के मजे का मतलब आप याद रखिएगा के से केरल, कैसे क्या याद रखना है, केरल याद रखना है। इसके बाद में शिक्षा के मजे, मजे मजे बोले तो मिजोरम याद रखना है। क्या याद रखना है, मिजोरम। इसके बाद में प्रश्न आए तो गोवा, गोवा का 88 पॉइंट में 7%। गोवा का कितना है, तो आप कहेंगे 88 पॉइंट में आपका कितने प्रतिशत, आप कहेंगे 7%। कहां का है, गोवा का। इसके बाद में फिर आगे चले आप, तो आगे अपने पास क्या आ गया, गोवा के बाद में त्रिपुरा। अब यहां इनका प्रतिशत आप नहीं भी याद करोगे तो भी कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है ना। न्यूनतम कहां का है, बिहार का। बिहार का कितना है, 61 पॉइंट में 80 है। बिहार की साक्षरता दर याद रखिएगा 61 पॉइंट में कितनी है, 80 है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 65 पॉइंट में 40 है। राजस्थान में 66 पॉइंट में 1 है और झारखंड में 66.1 ही है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है, तो आपका उत्तर आएगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हाँ, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पे, केरल में। लेकिन आपसे पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो मिजोरम के अंदर एक शेरचिप नाम का जिला आता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता कहां की है, लक्षद्वीप की 91.8% है। और न्यूनतम कहां की, तो दादरा नागर हवेली की 76 पॉइंट में 2% है। इसके बाद में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने पास आ रहा है पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता की बात कर लो तो भी केरल ही आगे, महिला साक्षरता की बात कर लो तो भी केरल ही आगे। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता हर कंडीशन में ही कहां की कम है, तो आप कहेंगे बिहार की कम है। लेकिन तीन तीन जो टॉप वाले इनमें परिवर्तन आ जाता है। साक्षरता में 3 टॉप वाले याद करने ही करने आपको, क्यों करने, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो याद रखिएगा यहां आप विशेष बात ध्यान रखेंगे, क्या, कौन सी विशेष बात सर, कि केरल, मिजोरम, गोवा, ये आगे 3 टॉप, इधर 3 कौन से, बी अर याद कर लेना। बी अर साक्षरता में बी अर कम है, बोले तो बिहार, अरुणाचल और राजस्थान। अब बात कर रहे हैं पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता में देखना केरल के बाद में मिजोरम और गोवा आ गए। शिक्षा के मजे कौन ले रहे हैं, शिक्षा के मजे कौन ले रहे हैं, गोवा त्रिपुरा वाले ले रहे हैं, सेम ही आ गए। शिक्षा के मजे कौन ले रहे हैं, गोवा त्रिपुरा वाले ले रहे हैं। लेकिन अब न्यूनतम के अंदर गड़बड़ होगी, वहां बी अर था। बी अर बोलने का मतलब बिहार था, अरुणाचल था, राजस्थान था। यहां पे आ गया बिहार, अरुणाचल और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम महिला की बात करें तो अब अरुणाचल यहां से हट गया है, बिहार, राजस्थान और झारखंड यहां पे आ गया। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे, चलते हैं। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेशों की, बात कर रहे हैं अपन। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आपका लक्षद्वीप में न्यूनतम दादरा नगर हवेली। महिला की बात करें तो लक्षद्वीप और न्यूनतम कहां पे, दादरा नगर हवेली आ रही।
इसके बाद बात आती है एससी। एससी बोले तो अनुसूचित जाति, इसका प्रतिशत कितना है? तो आप कहेंगे इसका प्रतिशत 16.63 है। इसका प्रतिशत कितना है? तो आप कहेंगे 16.63 है। याद रखिएगा, देश की कुल जनसंख्या में एससी की आबादी का प्रतिशत, देश की कुल जनसंख्या में एससी की आबादी का प्रतिशत है, ये कितना है? 16.63% है। 2001 की तुलना में 2011 में एससी की आबादी 20.85% बढ़ी है। 2001 की तुलना में 2011 में क्या एससी की आबादी में वृद्धि हुई है? बिल्कुल हुई है। कितनी हुई है? 20.85% की। इस अवधि में केरल में कमी रही है और मिजोरम में वृद्धि देखने को मिली है। सर्वाधिक एससी की जो संख्या है ना, संख्या, ये कहां पे? यूपी में। और सबसे कम एससी कहां पे? मिजोरम में। लेकिन एससी की आबादी का प्रतिशत अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एससी की आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो आपका उत्तर आएगा पंजाब है। बात करें न्यूनतम प्रतिशत वाला कौन सा है, तो आप कहेंगे गोवा है, सॉरी मिजोरम है। न्यूनतम एससी का प्रतिशत कहां पे? तो आप कहेंगे मिजोरम है। सर्वाधिक कहां पे? तो आप कहेंगे सर्वाधिक जो प्रतिशत है ना एससी की आबादी का, ये पंजाब में। न्यूनतम कहां पे? मिजोरम में। अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनमें तो एससी है ही नहीं। एससी का प्रतिशत जरूर याद कर लेना, ये आपका कितना है? 16.63 है। इसके बाद में बात आती है एसटी। एसटी बोले तो अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की बात आती है तो देश की कुल जनसंख्या में एसटी की जनसंख्या का हिस्सा कितना है? 8.61% है। देश की कुल जनसंख्या में एसटी की जनसंख्या का हिस्सा कितना है? 8.61% है। और 2001 की तुलना में 2011 में एसटी की जो आबादी है ना, ये कितनी बढ़ी है? ये 23.7% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 23.7। याद रखिएगा, 23.7% आबादी बढ़ी है एसटी की। लेकिन एससी की कितनी बढ़ी थी? एससी की बढ़ी थी 20.85। यानी दोनों में अगर देखें तो आबादी में वृद्धि कितने प्रतिशत की ज्यादा हुई? कहां ज्यादा हुई? एसटी में ज्यादा हुई। एसटी की संख्या ज्यादा कहां पे? मध्य प्रदेश में है। ध्यान देना, एससी की संख्या ज्यादा कहां थी? यूपी में थी। एससी की न्यूनतम संख्या मिजोरम में है, तो एसटी की न्यूनतम संख्या लक्षद्वीप में है। आगे सॉरी पंजाब में है। बात कर रहे हैं एसटी की आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पे? लक्षद्वीप में। एससी की आबादी सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में पंजाब में थी। एसटी की आबादी प्रतिशत में लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के बाद मिजोरम आता है, फिर नागालैंड आ जाता है। एसटी की न्यूनतम संख्या कहां पे? पंजाब में, फिर हरियाणा, चंडीगढ़। प्रतिशत की बात करें तो यूपी में मात्र एसटी 0.56% है। कितना है? 0.56%। चलें आगे, चलते हैं। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहां पे क्या आएगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 2 के तहत 5 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया। ये 5 समुदाय हैं कौन कौन से? तो आप कहेंगे 5 समुदाय में मुस्लिम आ गया, ईसाई आ गया, सिख आ गया, बौद्ध आ गया और पारसी। 5 समुदाय कौन कौन से हैं? एक मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद ईसाई है, ईसाई के बाद सिख है, सिख के बाद बौद्ध है और बौद्ध के बाद में पारसी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं धर्म के आधार पर अगर आबादी की बात कर ली जाए तो याद रख लेना, हिंदू धर्म की आबादी सबसे ज्यादा है भारत में, मुस्लिम दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सिख है इसको चौथे नंबर पे कर देना। 4 चीजें अपन याद करते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सिख को चौथे नंबर पे ले आना है, ईसाई को तीसरे नंबर पे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बोलने का मतलब सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदू धर्म की है, ये आपका 79.8% है। बात करें मुस्लिम धर्म की, ये आपका 14.23% है। ईसाई धर्म की आबादी 2.30 है, सिख धर्म की 1.72 है। वृद्धि दर इनमें सबसे ज्यादा कहां की है? मुस्लिम धर्म की आबादी की वृद्धि दर ज्यादा है। कम वृद्धि दर कौन से धर्म की आबादी की? जैन की। जैन धर्म की आबादी की वृद्धि दर कम है, मुस्लिम धर्म की आबादी की वृद्धि दर ज्यादा है। मुस्लिम धर्म आबादी की वृद्धि दर कितनी है? तो 24.6 है।
जैन धर्म की जो आबादी की वृद्धि दर है ये 5.4% है। कितनी है? 5.4%। चलें आगे, चल रहे हैं। अभी देखिएगा इसके बाद में सर्वाधिक वृद्धि दर मुस्लिम धर्म की, न्यूनतम वृद्धि दर जैन की है। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म का 1006 है, न्यूनतम सिख धर्म का 893 है। सर्वाधिक साक्षरता की बात आती है तो जैन धर्म की है 94.88, और न्यूनतम साक्षरता की बात आती है तो मुस्लिम धर्म की। सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म की है, न्यूनतम साक्षरता कहां की? तो याद रखिएगा मुस्लिम धर्म की। इसके बाद में बात आती है देश की कुल आबादी के प्रतिशतांश में। हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म में आंशिक गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम धर्म के प्रतिशतांश में क्या हुई है? वृद्धि हुई। यानी देश की कुल आबादी के प्रतिशत में अगर अपन देखेंगे, हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म में आंशिक गिरावट आई, जबकि मुस्लिम धर्म की जो आबादी है उसका देश की कुल आबादी में प्रतिशतांश पहले की अपेक्षा क्या हुआ? थोड़ा बढ़ा है। सर्वाधिक साक्षरता कौन से धर्म की? जैन की है। न्यूनतम साक्षरता मुस्लिम धर्म की है। सर्वाधिक वृद्धि दर मुस्लिम धर्म की है, न्यूनतम वृद्धि दर जैन धर्म की है। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई का है, न्यूनतम सिख धर्म का है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में आबादी सबसे ज्यादा है कौन से धर्म की, तो भाई साहब याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो आपका हिंदू धर्म की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो याद रखना हिंदू, मुस्लिम, फिर तीसरे नंबर पे ईसाई, चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? सिख आ जाएगा। आगे फिर बात करते हैं अपन, तो अपने पास आता है हिंदू। हिंदू में याद रखिएगा सर्वाधिक जो प्रतिशत हिंदू आबादी का वो हिमाचल में है, और मिजोरम के अंदर हिंदू आबादी का क्या है? सबसे कम प्रतिशत है। मिजोरम में सबसे कम है, और सर्वाधिक प्रतिशत कहां पे? हिंदू आबादी का हिमाचल में। हिंदू धर्म की सर्वाधिक संख्या कहां पे? तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। हिंदू धर्म की सर्वाधिक संख्या कहां पे? उत्तर प्रदेश में। प्रतिशत कहां पे? हिमाचल में। हिंदू धर्म की न्यूनतम संख्या मिजोरम में, प्रतिशत भी कहां पे? मिजोरम में। इसके बाद में फिर बात आती है मुस्लिम। मुस्लिम धर्म की सर्वाधिक संख्या तो यूपी में, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत कौन से राज्य की आबादी में? जम्मू कश्मीर। बात करते हैं न्यूनतम प्रतिशत कहां पे? सिक्किम में। न्यूनतम संख्या भी कहां पे? मुस्लिम धर्म की, ये भी आपका सिक्किम में। हिंदू धर्म याद रखना संख्या तो यूपी में ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत कहां पे? संख्या तो हिंदू धर्म की कहां ज्यादा है? यूपी में, लेकिन प्रतिशत हिमाचल में ज्यादा है। हिमाचल की कुल आबादी में से आप याद रखिएगा 95% आबादी, कौन सी आबादी? 95% जो आबादी है ये आपका क्या है? तो याद रखिएगा 95% जो आबादी है ना, ये आपका हिंदू धर्म की आबादी। इसके बाद में फिर बात कर रहे हैं अपन मुस्लिम धर्म की। बात कर रहे हैं तो मुस्लिम में आपको बता ही दिया है। अब बात आती है नेक्स्ट आपका क्या? अपन कहेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में सर्वाधिक जो आबादी है ये कहां की है? तो आप कहेंगे नागालैंड। ईसाई धर्म में सर्वाधिक आबादी कहां की है? नागालैंड की। 87.93%। 87 पॉइंट में कितनी? 93% है ईसाई धर्म की सर्वाधिक आबादी का प्रतिशत। संख्या तो ईसाई कहां? केरल में। संख्या ईसाइयों की केरल में, लेकिन प्रतिशत कुल आबादी के अंदर ये नागालैंड में ज्यादा है। न्यूनतम कहां पे? बिहार में। दो हिंदू मुस्लिम मेजर याद कर लेना। सिख धर्म की आबादी की संख्या भी पंजाब में ज्यादा है, प्रतिशत भी पंजाब में ज्यादा आता है। और न्यूनतम अगर सिख धर्म की बात करें तो मिजोरम में कम संख्या है, प्रतिशत लक्षद्वीप में है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में आती है, प्रतिशत सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का सिक्किम में आ जाता है। प्रतिशत बौद्ध धर्म का ज्यादा सिक्किम में है, जबकि अपन क्या बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं प्रतिशत तो सिक्किम में है, प्रतिशत तो कहां पे है? सिक्किम के अंदर आता है। चलो ठीक बात है, लेकिन बौद्ध धर्म की आबादी है कहां पे ज्यादा? तो अपना उत्तर आएगा महाराष्ट्र में। न्यूनतम कहां पे? तो केरल याद रखिएगा। इसके बाद जैन धर्म में सर्वाधिक संख्या तो महाराष्ट्र में, लेकिन जो आपका सर्वाधिक प्रतिशत है वो भी कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर ही है। आज के लिए इतना काफी है, और जनसंख्या की बात थी, एक साथ ज्यादा ओवरलोड हो जाओगे ना। बाकी अपन कल और जो इंडिया ज्योग्राफी के टॉपिक बचे हुए हैं उनको अपन कल करते हैं। तो आज के लिए तो इतना काफी है, ठीक है। और आर्थिक क्रियाओं की आप बात याद कर लीजिएगा। 2011 के अनुसार आर्थिक क्रियाओं में शामिल जनसंख्या है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया में 54.6% है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया में 3.8% है, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में 41.6। यानी सर्वाधिक जो आबादी है वो आपका प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है 54.6%। कितना? 54.6% है ना। इसके बाद देश की कुल आबादी में कार्यशील जो आबादी है ये आपका 39.8% आती। कार्यशील, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आ सकता है पेपर में ना। कार्यशील आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पे? हिमाचल में। जनगणना 2011 के अनुसार 4 मुख्य श्रमिक वर्ग हैं, एक तो कृषक, एक कृषक मजदूर, एक घरेलू औद्योगिक श्रमिक और एक अन्य श्रमिक। ये थी आज की बातें, बाकी कल करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा, किसी भी हालत में पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।